स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। नशा विरोधी मुहिम के तहत सही राह नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन धर्म जागरण केंद्र श्री 11मुखी हनुमान मंदिर परिसर नगर पालिका सढौरा में आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल पधारे। साथ ही डीएसपी व्यासपुर हरविंदर सिंह, एसएचओ प्रमोद कुमार सहित नगर पालिका चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा, मार्केट कमेटी के चेयरमैन नवीन बसीन सहित अनेकों गणमान्य लोग पधारे। सर्वप्रथम धर्म जागरण मंदिर परिसर पहुंचने पर धर्म जागरण टीम सहित आरती संघ अनेकों अन्य गणमान्य व्यक्तियों, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। और इस मुहिम के प्रभारी सुशील आर्य जी विशेष तौर पर पधारे, जिनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजन हो रहा था। तो आइए चलते हैं, इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां देखते हैं। पुलिस अधीक्षक कमलदीप जी सहित इस मुहिम के जिला प्रभारी समन्वयक सुशील आर्य जी सर्वप्रथम धर्म जागरण केंद्र मंदिर श्री 11मुखी हनुमान परिसर में पहुंचे। उनके द्वारा श्री 11मुखी हनुमान जी के स्वरूप के समक्ष जो है मत्था टेका गया, पूजा अर्चना की गई। उनके द्वारा मंदिर की गतिविधियों को सराहा गया। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक संस्थान समाज में जो है सामाजिक एकजुटता के लिए बहुत जरूरी है। देख सकते हैं पंडित प्रिंस जी द्वारा विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना का कार्य संपन्न कराया गया। इस दौरान मंदिर समिति के अध्यक्ष नरेश बख्शी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति, चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा भी मंदिर परिसर में मौजूद रही। उन्होंने भी पूजा अर्चना का कार्य संपन्न कराया। धर्म जागरण मंदिर परिसर पार्क सढौरा में ही पुलिस अधीक्षक श्रीमान कमलदीप गोयल सहित हमारे डीएसपी व्यासपुर हरविंदर सिंह, मैडम चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा, प्रमोद कुमार, हमारे एसएचओ द्वारा पौधारोपण जो है किया गया। इस कार्यक्रम की स्मृति में जो है उनके द्वारा ये पौधारोपण कार्य किया गया। साथ में सुशील आर्य जी द्वारा पौधारोपण किया गया। अनेकों अन्य गणमान्य व्यक्ति वहाँ पर मौजूद थे। ये निकाल लो, सिरे काट दे। सीक्रेट है थोड़ा सिरे ये ले मीडिया में एनएसएस का वॉलंटियर हूँ। तो आप देख रहे हैं दृश्य जिसमें पुलिस अधीक्षक हमारे कमलदीप गोयल जी द्वारा वृक्षारोपण किया गया। उसके पश्चात डीएसपी व्यासपुर द्वारा वृक्षारोपण किया। अब हमारे एसएचओ प्रमोद कुमार वालिया द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है। साथ में नाम की पट्टियां भी वहां पर शिवम अग्रवाल जी के सौजन्य से लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं अब हमारे सुशील आर्य जी द्वारा भी वृक्षारोपण किया जा रहा है और उनके हाथों से वृक्षारोपण किया गया। और साथ ही इस कार्यक्रम के मुख्य प्रभारी भी सुशील आर्य जी, एक समाज सेवक एडवोकेट साहब, जिनके सानिध्य में जिला भर में इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, उनके द्वारा भी अब पौधारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। और साथ ही चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा जी द्वारा भी पौधारोपण कार्यक्रम यहाँ पर पार्क में धर्म जागरण के अंदर मंदिर परिसर में संपन्न किया गया। आप दृश्य देख रहे हैं। दृश्य में आप देख रहे हैं चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा द्वारा मंदिर परिसर में जो है पार्क सढौरा में अब पौधारोपण किया जा रहा है। आज के इस सफल कार्यक्रम की याद में जो है पौधारोपण किया गया। साथ ही संकल्प कि हम इस इलाके से नशा जो है दूर भगाएंगे, नशा मुक्त अपना इलाका करेंगे।
समाज में नशा विरोधी मुहिम को आगे बढ़ाने में योगदान देने के लिए कुछ सम्मानित साथियों को यहाँ पर सम्मानित किया गया पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल जी के हाथों से। उनमें हमारे इंटरनेशनल लेवल के कोच खिलाड़ी नायब सिंह जो कि एनएस एकेडमी चलाते हैं उनको, साथ ही निर्मल सिंह राठी जो कि सोल्जर एकेडमी चलाते हैं, सतीश कुमार जो कि झंडा गांव में एकेडमी चलाते हैं, उनको सम्मानित किया गया। और इसके साथ ही और कुछ उत्कृष्ट समाज सेवी हंसराज चौहान दून इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य, नरेश कुमार बक्सी अध्यक्ष श्री ग्यारहमुखी हनुमान मंदिर सेवा समिति, हमारे संयोजक धर्मपाल सैनी, मुख्य सलाहकार मंगत राम सैनी, हमारे साथी गुलशन घई जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुधीर भल्ला जी, श्री कुलविंदर सिंह चड्डा विशिष्ट समाजसेवी, और साथ ही नवीन वसीन मार्केट कमेटी के चेयरमैन, इनको उत्कृष्ट कार्य करने के हेतु जो है सम्मानित किया गया। आभारी हैं पूरा समाज हैं और खुद भी युवाओं को जागरूक करते हैं। सैकड़ों युवा इनके हाथ से खेलते फुटबॉल के जो है नेशनल लेवल तक गए हुए हैं। बहुत अच्छे मेरे विद्यार्थी हैं, ये बहुत बढ़िया इनका काम है। श्री कुलविंदर सिंह चड्डा जी तो पिछले कई वर्षों से भी मुहिम को चलाए हुए हैं और पूरा योगदान इनका है। सोशल वर्क में पूरा आपका योगदान है। श्रीमान हंसराज जी प्रिंसिपल हैं आप दून इंटरनेशनल स्कूल के। हंसराज चौहान जी का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद हंसराज जी, आप में से समय निकालकर हमारे बीच में पहुंचे। मैं आपका बहुत बहुत मुहिम से साथ जुड़े। बहुत से नशे से जो गिरफ्त में युवा थे वो उन्होंने बैकफुट पर गए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान धर्मपाल जी हमारे संयोजक हैं, हमारे हर प्रकार से हमारा सहयोग धर्मपाल जी करते हैं। इसके श्री मंगत राम सैनी जी जिन्होंने स्टार्टिंग में उद्बोधन दिया, मंजे हुए कलाकार हैं। श्री गुलशन घई जी, गुलशन घई जी भी इस मुहिम में पूरा अपना योगदान काफी समय निकालते हैं इस मुहिम के लिए। और हमारे अध्यक्ष श्री नरेश बख्शी जी, आप भी इस काम में बहुत से लोगों को ये उनका इलाज करवाने के लिए अपनी गाड़ी से काम से आगे बढ़ते रहते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम जी का बहुत भारी योगदान है। सुबह 7 बजे से यहाँ पर खड़ा हो गया था और बहुत कई दिनों से इस कार्यक्रम में सफल करने के लिए लगा हुआ है। और मैं SHO बहुत बढ़िया आदमी आपने हमारे पास भेजा है जी, जिस व्यक्ति की हमें बहुत ज़रूरत थी, एक विश्वास बहाली चाहिए थी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही दबंग लगे रहते हैं हमारे कार्य में। और अंत में मैं सम्मानित करना चाहूँगा हमारे जी जो कई वर्षों से हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, आप हमेशा अपना इसी प्रकार से मार्गदर्शन रूपी हाथ हम सबके सर पर रखें। और अपनी महिला मंडल से निवेदन करूंगा वो भी आए शालिनी शर्मा जी के पावन सानिध्य में। हमारे जो ईश्वरीय प्रजापति ब्रह्म कुमारी संगठन, जिसका भारत की विश्व की आध्यात्मिक शांति में अहम योगदान है, वहाँ से प्यारे आदरणीय बहन अंजू जी, हरदीप जी और उनकी साथी 2 बहनें और हैं। और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री सतपाल शर्मा जी और धर्म जागरण मंच में जितने भी सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें और मीडिया के साथी SHO सढोरा, आप सभी का इस कार्यक्रम में पहुंचने पर स्वागत है। सबसे पहले हम आपका धन्यवाद भी करते हैं और आपको बधाई भी देते हैं कि आपने जितने उत्साह से यह कार्यक्रम किया, तो यह यमुनानगर का बहुत अच्छा और जो भव्य कार्यक्रम हुए उनमें से एक है, इसमें कोई दोहराए नहीं। आज मैं देख रहा हूँ कि इसमें धार्मिक संगठन के अलावा जो व्यापारिक संगठन है, चाहे हमारी आड़ती एसोसिएशन हो, सेलर एसोसिएशन हो या और व्यापारिक संगठन हो, वह सब लोग आए। साथियों, इस कार्यक्रम का मकसद ही है कि आओ बैठकर विचार करें, ये जो महामारी अपना तांडव भरपूर रूप जब तक न ले, उससे पहले हम इसको संभाल लें। इसके निमित्त हम सब लोग आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय की अध्यक्षता में इस धर्म जागरण मंच की और सढौरा की पवित्र भूमि के ऊपर आए हैं, जिसका अपने आप में एक इतिहास भी रहा है। और साधु राह के नाम से यह जगह शास्त्रों में और हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख है। साथियों, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय 21-22 में भी
जिला यमुनानगर की कप्तान की कमान माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कमलदीप गोयल जी के पास थी। आदमी की ड्यूटी के अलावा ये आदमी की अपनी चॉइस है कि मैं अपने अतिरिक्त समय को, जो अपने निजी समय को समाज हित में व्यतीत करूं, किसी दुर्व्यसन में व्यतीत करूं, अपने किसी मनोरंजन के लिए व्यतीत करूं। परंतु इसमें हमें कुछ न कुछ समय निकाल के जरूर ऐसे संस्थानों से जुड़ना चाहिए जहाँ पे मैं कुछ अपनी हिस्सेदारी डाल सकूं। तो उसमें आप हिस्सेदारी, जैसे अब ये वाला जो प्रोग्राम है नशा विरोधी का, इसमें मेन कोई हमें ज़्यादा फाइनेंस की जरूरत नहीं है, इसमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमें इसमें लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। तो आप उस अवेयरनेस ड्राइव का हिस्सा बन के इस मुहिम में अपना योगदान दे सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई ऐसा सरकारी काम, कोई ऐसा सामाजिक काम हो जिसमें धन की आवश्यकता है, तो वहाँ कोई आदमी अगर ये कहता है कि मेरे पास समय नहीं है बट मैं कुछ दान राशि देके इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो उससे कैसे कर सकता है। तो समाज सेवा तरह तरह के तरीकों से की जा सकती है। कोई आदमी जिसके पास धन देने को नहीं है तो वो अपना श्रम दे सकता है, अपनी मेहनत दे सकता है, अपने मैन पावर दे सकता है, आवर्स दे सकता है। तो हमें कुछ न कुछ समय निकाल के सबको इस दिशा में कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। और जैसा सुशील जी ने कहा कि हम सब भी एज ए पुलिस डिपार्टमेंट भी हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। मतलब आपको पता है पुलिस की नौकरी बड़ी बिजी रहती है, 24 घंटे हमें बिजी रहना पड़ता है, बट इसमें भी ये जो हम काम कर रहे हैं अभी वाला, जो मैं आपके पास आया हूँ या SHO बैठे हैं, और ये हम भी अपनी ड्यूटी से कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। ये हमारी रूटीन की कोई उसमें नहीं आता, बट हमें लगता है कि भाई ये काम भी तो हमारा है। अगर मैं SP हो, मैं समाज को लीड कर सकता हूँ तो मेरे को करना चाहिए। तो उसी भावना से हम, मैं और मेरी पूरी टीम आप सबके बीच में आई, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपको इतनी संख्या में यहाँ पे जुटे। ड्रग्स की समस्या कैसे फिजिकली एक आदमी को कमजोर करती है, उसको मानसिक रूप से कमजोर करके धीरे धीरे अपने चंगुल में ले लेती है, तो वो सब डॉक्टर साहब ने आपको बताया। डॉक्टर यहाँ पे गोभाषी, सॉरी मैं आपका नाम लेना भूल गया था, तो इन्होंने बड़ा डिटेल में बताया कि कैसे वो हार्मोन्स कुछ इस तरह के बॉडी में स्टेट होते हैं जब आप नशा करते हैं, और वो फिर हार्मोन्स आपको उसकी जरूरत बार बार फील होती है, वो आपकी कमजोरी बन जाते हैं। उसी हार्मोन्स को आपकी बॉडी में दोबारा सीक्रेट हो तो फिर आपको नशा करना शुरू कर देते हो। और फिर एक ऐसी स्टेज आती है जब आप मानसिक रूप से बिल्कुल उस नशे के वश में हो जाते हो और शरीर आपका धीरे धीरे खत्म होना शुरू होता है। तो अब ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाए, ये जैसे बड़ी बात थी, नशेड़ी कहा जाए, स्मैकिया कहा जाए, अमली कहा जाए, क्या कहा जाए। जैसे गलती से बोल दिया होगा उन्होंने कि बोला जी आप कुछ नशेड़ी बैठे थे, ऐसे तो साहब ने उनका इलाज कर दिया, ये ऐसे में नहीं बोलना चाहिए। फिर उनको कोई सब्जेक्ट नया तो स्मैकिया, ये सब टर्मिनोलॉजी हमें अपनी आम भाषा से खत्म कर। वो बीमार है, सिंपल सी बात है। उसको जाने अनजाने में उसने कोई चीज चख ली और अब वो धीरे धीरे उसका गुलाम है, और वो शायद उसके वश में भी। पीछे मैंने यहाँ बिलासपुर में घटना हुई थी, हमने 2 लड़कों को उसने अरेस्ट किया। उन्होंने एक बुजुर्ग महिला की कान की बालियां छीन ली, उसको पहले लिफ्ट दी, फिर उसकी बालियां छीन के, और वो उससे थोड़ी बुजुर्ग महिला को शायद चोट भी आई थी। तो मैं खुद उनकी इंटरोगेशन करने गया, तो बात यही समझ में आई कि वो दोनों युवा नशे के आदि थे, स्मैक के, और एक दिन में उनको 500 से 1000 रुपया अपने स्मैक की जरूरत पूरी करने के लिए चाहिए। वो कमाते भी थे, ऐसा नहीं काम नहीं कर रहे थे, बट वो 21 से 22 हजार रुपये पर मंथ कमाते थे, और लगभग 15,000 उनका स्मैक पर खर्चा। तो आप ये सोचो कि 6-7 हजार में वो कैसे अपना, ऑब्वियसली घर में बहुत सी चीज़ें, बच्चों की एजुकेशन है या ये आपका रूटीन का फूड है, वो भी उससे कहीं ना कहीं बैडली इम्पैक्ट हो रहा होगा। तो जब उन्होंने वो स्नैचिंग की, उसके बाद जो भी उनको पैसे मिले, उससे भी वो सबसे पहले स्नैक खरीदने गए। तो
रीजन वही है कि वो एक गुलाम बना देती है चीज आदमी को, मानसिक रूप से इतना कमजोर बना देती है कि आदमी को कुछ दिखता ही नहीं। तो ऐसे आदमी को हम बीमार करेंगे, उनको अपराधी बोलना, तो अपराधी अपराध तो देखो उन्होंने किया, बट जितना कानून के दायरे में उतना हम उनको पनिशमेंट दे सकते हैं, बट उससे आगे तो परमानेंट सुधार तो यही है ना कि उसको ठीक किया। तो बाकी लोग जो है, तो ऐसा नहीं कि सभी स्मैक पीने वाले युवा अपराध कर दो, ऐसा नहीं। काफी लोग अपना, बट वो हो सकता है घर में अपनी चोरी शुरू कर दे। अगर कोई माता पिता पेरेंट्स ऐसा बैठा है जिससे घर में समस्या है, तो वो मेरी बात को बिल्कुल समझ रहे होंगे कि उनके घर में छोटी छोटी चोरियां से होनी शुरू हो। तो ऐसे युवाओं को बिल्कुल, हाँ वही बात करेंगे। आप कुछ अभी कहना चाहेंगे कुछ? हाँ कोई बात ठीक। अब ये माता आई, मेरी बात सुन के इन्होंने अपनी पीड़ा रख दी सामने, ठीक है, कोई नहीं बात कर। अब आप देख लो, ये रो रही है, तो इसका मतलब कितनी पेन में होगी। तो ये पेन में अपने पुलिस वालों को, पिछली बार जब मेरी पोस्टिंग थी, शुरू में मैंने जब मुहिम शुरू की थी, तो मैं और सुशील जी अकेले होते थे। मैंने ऐसे सामाजिक संगठनों को जोड़ा, अपने काम शुरू किया, क्योंकि मेरे को लगता था कि मेरे को अपनी पुलिस को भी कन्विंस करना उतना आसान नहीं है मेरे लिए, क्योंकि हम एक पुलिस भी कहती है सर इतना काम तो पहले, अब आपने एक और थोप दिया हमारे को कि अब हम इनको ठीक करने की जिम्मेवारी भी हमारी। तो मैंने शुरू में नहीं किया, देन आई स्टार्टेड कि मेरे को लगा कि ये मेरा कार्यक्रम सफल हो रहा है। मैंने अपने SHO लोगों मीटिंग सुनवाने शुरू किए, उसमें इस तरह की जब माता जी ऐसे पेरेंट्स आके तो बाहर होते थे, तो मैंने उनको दिखाया कि देखो प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है। इस प्रॉब्लम को ये समझो कि ये आपके घर में भी हो सकती है। इन पेरेंट्स का पेन जब हमें एक्चुअली इनसे मिलते हैं ना, तब समझ में आता है कितना। बाहर से हम इन लड़कों को तो ये कहते रहते हैं कि ये क्या है, माँ बाप संभालते नहीं, क्या, बट बहुत पेनफुल है सिचुएशन। इनका दर्द तो यही समझ सकते हो, और दर्द में वो बच्चा भी एक्चुअली मैं कह रहा हूँ जो एडिक्ट है, वो बाहर नहीं आ पा रहा, उसका कोई साथ ही देने वाला नहीं, कोई सुनसेड़ी कह रहा, कोई स्मैक किया कह रहा, कहीं जाते दुष्कार करते हैं, कोई रिश्तेदार से बात करने को तैयार नहीं, कोई सुकाम के रखने को तैयार नहीं। तो वो आदमी बाकी सा हो जाता है, वो कहते हैं यार समाज ने तिरस्कार कर ही दिया, साथ छोड़ ही दिया, तो मैंने भी क्या लेना समाज से। तो मैं आप लोगों को यही बात कहने आया हूँ, जोड़ने आया हूँ अंदर से, ये समस्या हम सबको मिलकर खत्म करनी है। और सवाल ये है कि करें कैसे। तो वही मैं बात कर रहा था कि कोई मीटिंग, 4 आदमी इकट्ठे हो गए, फोटो खिंचवा लिया, गुलदस्ते दे दिए, बुके दे दिए, उसके बाद चाय पानी हो गया, उससे खत्म नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं। मैं यहाँ चला जाऊँ, ठीक है, काम काज हम सारे कर रहे हैं। मेरे लिए आज शनिवार है तो कि काम पब्लिक को ही होता है कि आज छुट्टी का दिन है, तो लोग मेरे से अपनी समस्याओं के लिए पर्सनली मिल लेंगे, तो मैं ऐसे काम के लिए निकलता हूँ। बट हमें समय सबको निकाल के देना चाहिए, कैसे भी निकालने चाहिए। अपना पर्सनल टाइम जो हमने अपने लिए रखा उसको थोड़ा सा हम सरेंडर करें। करना क्या है, एक्शन प्लान यही है। आपके कितने वार्ड होंगे? 13 वार्ड है। तो मैं जैसे यमुनानगर में मेरी वहाँ के जो पार्षद कुछ से मिलने आए थे किसी उसमें, तो मैंने कहा यार एक वार्ड में कितने 400-500 घर होते हैं, तो थोड़े ज्यादा होंगे, तो हमें डोर टू डोर सर्वे करना चाहिए। नशे की समस्या हम ज्यादातर लोग 2 तरीके से देखते हैं उसको। जो हम सोचते हैं कि पुलिस सबको पकड़ के अंदर कर दे तो नशे की समस्या खत्म हो जाएगी। एक तो आम आदमी ये सोचता है, ये समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है, सब मानते हैं सबको, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने जैसे सवाल पूछा था कि मतलब आम आदमी को इसमें क्यों कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, उसका अपना क्या स्वार्थ हो सकता है, तो मैं उस पर बड़ी बात कर रहा था। मान लीजिए मैंने बहुत अच्छा मकान बनाया, अब सबके अच्छे अच्छे मकान हो गए आपके शहर, लेकिन जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हो, आपको पता लगता है कि जो सड़क जिससे आपको अपने घर से दफ्तर या दुकान पे जाना है वो बिल्कुल ही टूटी हुई, या उसमें पानी भरा हुआ है बारिश के कारण,
तो आप कहोगे यार मेरे इतने अच्छे घर का भी क्या करेंगे, मैं जब बाहर निकलता हूँ तो मैं पूछने की व्यवस्था नहीं मिल रही। जैसा कि अगर मैं दुबई, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में रह रहा होता तो वहाँ शायद मैं कोई समस्या ना देख सकूँ। तो ऐसे ही अगर मैं घर से बाहर निकलूँ और मेरे को ये डर है कि मेरा कोई सामान चोरी कर लेगा, मेरे साथ कुछ छीना झपटी कर लेगा, या मेरे पीछे से मेरे घर में कोई यहाँ घुसे, वो जो असुरक्षा की भावना है वो उसको भी तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। कहने का मतलब ये कि सोसाइटी में मेरे पास क्या है सिर्फ इसी से मेरी लाइफस्टाइल डिफाइन नहीं किया जा सकता। सिस्टम और समाज मेरे को क्या दे रहा है उससे भी हमारा लाइफस्टाइल प्रभावित होता है, उससे डिसाइड होता है। कहने का अगर दुबई आज जैसे बात चलती है कि दुबई में बहुत से लोग सेटल होना चाहते हैं, उसका रीजन सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पे लोगों के पास पैसा ज़्यादा है या आपकी आमदनी ज़्यादा है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि ये माना जाता है कि दुबई एक क्राइम फ्री सोसाइटी। तो हमारा रहन सहन, हमारा लाइफस्टाइल ना सिर्फ मेरी अपनी अर्निंग्स या मेरे जो अपने बिलोंगिंग्स है उस पर डिपेंड करता है, सोसाइटी या जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन मेरे को क्या दे रहा है उससे भी मेरा लाइफस्टाइल प्रभावित होता है। तो ये जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं जिसमें आज हम नशे की बात कर रहे हैं, इसका सीधा संबंध मेरी अपनी वैल्यूइंग से। हम ये ना कहें कि मैं समाज के लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मेरी सोसाइटी सेफ नहीं है, नशे का शिकार कोई युवा अगर मेरे साथ छिनाछपटी करता है अपने नशे की खुराक की लूट को पूरा करने के लिए, तो मैं खुद अनसेफ हो रहा हूँ ना। अब आप बिलासपुर की पिछली कितनी घटनाएं देख लो, सडोरा की जितनी भी छिनाछपटी की घटना हुई है तो सारे नशे से युवाओं ने। तो अब वही संबंध तो मैं कल से कोई और शिकार हुआ उसका, कल को मैं भी हो सकता हूँ। तो मेरी अपनी सेफ्टी, मेरी वेलबींग डायरेक्टली इससे रिलेटेड है कि वो समाज जिसको मैं घर का जब गेट छोड़ता हूँ और बाहर निकलता हूँ वो कितना सेफ है, वो भी मेरी वेलबींग का उतना ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आपको पता है पिछले दिनों हमारे यहाँ कुछ अपराधी घटनाएं बड़े स्तर की हुई जिसमें लोगों से फिरौतियाँ मांगी गई और गोलीबारी घटनाएं हुई, बिलासपुर में हुई। उसमें भी हमने ये देखा है कि जो युवा इस तरह के अपराध में शामिल हो गए, उनका कोई ब्रेन वॉश करते, विदेश में बैठा हुआ कोई गैंगस्टर या क्रिमिनल की आप फला के घर पे जाके गोली चला दो, वो युवा भी बहुत ज्यादा इस बात के कारण से कि नशे से ग्रस्त हो, क्योंकि उसको बड़ा इजीली कोई भी मोटिवेट कर सकते कि भाई उसकी जरूरतें पूरी हो नहीं रही नशे की, वो आसानी से किसी की बात में आ सकती। ये सारी चीजें डायरेक्टली हमारी अपनी सेफ्टी और हमारी अपनी वेलबींग से जुड़ी हुई है। तो इसलिए हमें सबको मिलकर इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो इसमें हम ये नहीं कि हम समाज के लिए यूज कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि हम अपने लिए ही सब कुछ करें, क्योंकि हम समाज का हिस्सा ही। तो बात ये आएगी भाई हमें करना चाहिए। दूसरा ये कि हमारा जो भी रूटीन का काम, जो भी मैं सरकारी नौकरी करता हूँ मैं वालों को, वो उसका सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा क्या हो सकता है कि नया बच्चा नशा ना। आज अगर हम ये बात कर रहे हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ, आप लोग इतनी संख्या में है, कल को अखबार में छपेगा, कोई भी युवा अगर इसको पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो सोचेगा कि यार कोई बहुत बीमारी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तभी तो इतने लोग इकट्ठे होकर इसकी बात करें। तो अवेयरनेस का क्या मतलब हुआ, नया बच्चा अपराध की मतलब समय के इस तरह के नशे की गिरफ्त में है, वो इस अवेयरनेस से अपने आप होगा। अगर स्कूल कॉलेज में जाके हर जगह जाके हम ये बात कर रहे हैं कि नशा नहीं करना, अपने बच्चों को इतना मोटिवेट कर दिया कि वे जिंदगी में कुछ भी समस्या आ जाए, चाहे तुम्हारे एग्जाम में नंबर कम आ गए, तुमने कोई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना था, कहीं कुछ भी करना था, जो भी तुम्हारा इनकम नहीं हुआ किसी वजह से, तो कोई उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। समय के साथ सब ठीक हो जाता है। कोई समस्या ऐसी नहीं है जो समय के साथ नहीं खत्म होती। इंसान बड़े से बड़ा दुख भूल जाता है समय के साथ। तो बच्चों को इतना मोटिवेट करो कि वो किसी भी परिस्थिति में कभी वो डिमोरलाइज हो तो वो नशे की तरफ बिल्कुल ना जाए।
मैजी ने एक बात बड़ी अच्छी की कि समाज परिवार का इकट्ठा बैठना शेयर करना बच्चों के साथ इशू। मैं जाके बेटी स्कूल छुट्टी हुई, आज स्कूल में क्या रहा, आपके फ्रेंड्स कौन थे, क्या उनसे बातें होती है। तो जो शेयरिंग वाला काम है वो कहीं ना कहीं परिवारों में भी आजकल कम हो गया है। बच्चे पेरेंट्स से उतनी बात नहीं कर रहे, पेरेंट्स बच्चों से नहीं बात कर रहे, तो वो भी एक कारण है कि बच्चे नशे की तरफ जाते हैं। तो ये सारे पार्ट है अवेयरनेस के। तो ये हम स्पीच दे रहे हैं या घर में जाके एक आदमी अपने घर में बात करें, इस बारे में अवेयरनेस का पार्ट है, ताकि नया बच्चा ना। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट पहले में था एनफोर्समेंट, अवेयरनेस, इससे नया बच्चा नहीं जुड़ेगा। अब तीसरा जो इससे भी ज्यादा जरूरी है, जो जुड़ गए उनको ठीक, जो नशे के शिकार हो ही गए, जिनको मैं बीमार कहूंगा, एडिक्ट वर्ड आप यूज कर सकते हो उसके लिए, पर नशेड़ी, स्मैकिया, अमली, ये सब वो बीमार है, वो विक्टिम है, उस समस्या का वो विक्टिम है। और कहीं ना कहीं एज अ समाज के, हम सारे समाज का हिस्सा, कहीं ना कहीं हम उसकी स्थिति के लिए हम ये फील करें कि कहीं ना कहीं एज ए पुलिस ऑफिसर मैं कहीं ना कहीं इस आदमी की समस्या के लिए जिम्मेवार हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी पुलिस ने किसी उसको नहीं पकड़ा होगा इसलिए वो बेच गया, या समाज के किसी आदमी ने उसका साथ नहीं दिया इसलिए वो नशे की गिरफ्त में वो फंसा चला गया। जब तक हम ये फीलिंग अपने अंदर नहीं लेते हैं हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये वाला जो लास्ट पार्ट मैंने बताया, नशे से ग्रसित बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनका ट्रीटमेंट करना, इसके लिए ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी मैं चाह रहा हूँ कि हमें एक्शन प्लान बनाए। एक्शन प्लान जो मेरी समझ में आ रहा है कि अब डोर टू डोर सर्वे के लिए तो हमारे पास एक यूनिट होनी चाहिए। तो यूनिट क्या है? वार्ड एक यूनिट हो सकता। तो मैं वैली से चाहूँगा कि आपके जितने भी जो पार्षद है वो अपनी 5-5, 6-6 लोगों की टीम बनाएगा। उन टीम में पार्षद के अलावा आपके जो और जैसे जितने स्वालिक संगठन आए इनमें से कोई भी उसमें सदस्य बन सकता है। अगर 5 या 6 आदमी की हमारी वार्ड वाइज एक एक्शन टीम बन जाए, वो डोर टू डोर जाके सर्वे कर रहे कि मेरी नशे से ग्रसित बच्चे हैं कि नहीं। अभी आप ये बताइए, हो सकता है? इज इट पॉसिबल? है सर, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए ये हो सकता है कि लोग छुपाएंगे, बट वही है, हमें थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा कि छुपाने से कोई समस्या हल नहीं होती है, तो बाहर निकल के बताने से समस्या हल होगी। अब ये वैल्यू भी तो आई है ना सबके सामने, यहाँ 200 लोग बैठे होंगे, तो इनको तो कोई ऐसी एजुकेशन नहीं हुई ना भाई। जिसके घर में समस्या है वो तो डॉक्टर को आप बीमारी नहीं बताओगे, साइकोलॉजिस्ट के पास आप चलेंगे, उसको बताओगे ही नहीं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, इलाज क्या करेगा वो? तो ये थोड़ा सा हमें पता भी लग जाता है। मैं किसी के घर में जाऊँ और ये डायरेक्टली पूछूँ कि जी आपका बच्चा नशा करता है, वो ठीक है, वो तो पूछना चाहिए, बट हमें कहते हैं ना इधर उधर से तो पता लग ही जाता है ना कि उसके घर में वो बच्चा नशा करता है। तो जहाँ हमें पहले से बताया कि इस घर में कोई बच्चा नशा करता है, तो उनको मोटिवेट करें कि छुपाइए ना किसी बात को, आप बच्चे को इलाज के लिए हॉस्पिटल में लेके जाइए। तो पहला पार्ट इस सेक्शन प्लान का यही है, आइडेंटिफिकेशन कह लो उसको, डोर टू डोर सर्वे कह लो, डोर टू डोर सेंसस कह लो, कुछ भी कह लीजिए, ऐसे लोगों का जो नशे से ग्रस्त। तो ये पार्ट मेरे को लगता है। अब इसमें मैं ये भी बता दूं, पुलिस ऑलरेडी इसको कर रही है। एक बार आना वो जो हमारे डीएरी कैमरा पकड़ना। पूरी गाइडेंस आर्य जी की रही, कैसे प्रोग्राम करना है, क्या कुछ करना है, लगातार टच में रहे, मार्गदर्शन करते रहे और आपके सामने कार्यक्रम सफल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद अधीक्षक जी।